किसी का कोई बाल पॉइंट भी गुम हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से वो कई दिन उनको चैन नहीं आता होगा। तो एक माँ से उसका लख्त जिगर छीन के ना, उसको गैब करके और उसको इनकाउंटर करके किसी वीराने में फेंकना, ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से अजीम गुनाह भी है। और हमारे लिए एज ए कौम तो हम नहीं रहे, खैर कौम तो हम नहीं कह सकते, हम तो गफलत की गहराइयों में, जहाँ पे ना तो हम इधर के रहे ना उधर के, ना हम खुदा के करीब जा सकते हैं और ना हम यहाँ पे रहे, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत बड़े बड़े और साहिब हैसियत लोग हैं, जिनमें पेशतर को मैं जानता हूँ, जो कि बलूचिस्तान के आला ओहदेदार भी हैं, और लेकिन उनको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो ये वसाइल की जंग है, ये कभी पठानों पे मुसल्लत की जाती है हमारे फाटा एरियाज़ में, और कभी बलोचों पे मुसल्लत की जा रही है। तो इस हवाले से मैं ना मारंग बलोच से ये सवाल करने लगा हूँ कि क्या आप लोगों ने यहाँ पर इस सर्दी में ख़वातीन और बुज़ुर्ग बच्चे और सब यहाँ पे आए, तो क्या गवर्नमेंट ने आप लोगों को कुछ इस हवाले से कोई मुस्बत बातचीत हुई या क्या कुछ हुआ? क्या हुकूमत मुसल्लत गिरोह का कहूँगा, जो कि एक मुसल्लत हो चुका है हमारे ऊपर, जिनको अहलियत नहीं है बिल्कुल ही इस मुल्क को चलाने की या मुल्क को संभालने की, तो उनसे अगर उन गिरोह से, उन माफिया ग्रुप ऑफ माफिया से अगर आपका कुछ बातचीत हुई है और वो किस नतीजे पे पहुंची है, वो जरा काइंडली बता दें। अस्सलाम वालेकुम, और आपका शुक्रिया कि आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हमें किसी ने संजीदगी से नहीं लिया है, कोई अप्रोच नहीं हुई है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये तहरीक का आज 12वां दिन है सिर्फ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में भी इस रियासत की तमाम कोशिश यही है कि कैसे हमें हरासा किया जाए और कैसे जो है ना हमें यहाँ से इस हमारी एहतजाज को सबूताज किया जाए, और जो मेन इशू है उस पर कभी कोई बात नहीं करता है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो काफ़ी उन पर हम मजम्मत करते हैं, जब ये कहा गया कि 20 साल का इशू हम हल नहीं करेंगे, तो फिर ये इशू किसका है? 10 साल वाले लोग आप ये कहते हैं कि 10 साल पुराने जो लोग हैं हम उनको रिहा नहीं करेंगे, तो फिर क्या वो माएँ अपने बच्चों को भूल जाएं? तो हमारी इन शॉर्ट अभी तक जो है ना हमें किसी ने एक खातिर ख्वाह जो मुज़ाकरात होती है, हमारी बातों को आज तक जो हम क्लेम कर रहे हैं, कोई हमें सुनने नहीं आया, कोई हमें देखने नहीं आया। और आज भी हमारी जो बलूचिस्तान हुकूमत है, उनके जो वज़रा है, वो हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी ये जो पुरअमन तहरीक है उसको एक अलग नाम, एक अलग एजेंडे का करार देकर अब भी अपने रियासती बयानी को आगे ले जा रहे हैं। थैंक यू। Shame on establishment, बहुत शर्मिंदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम फ़हीम खान मरवत एडवोकेट है। मैं इस्लामाबाद में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पिछले दिनों मेरे इल्म में आई थी कि कुछ बंदे आपके अरेस्ट हुए थे यहाँ से, क्या वो बंदे रिलीज़ हो चुके हैं या जेल से? और दूसरा, मैं यहाँ पे एक अपनी हाज़िरी भी देने आया था आप सब माँओं बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को। मैं शर्मिंदा भी हूँ कि हमारी रियासत जो है वो किस हथकंडों पे आ चुकी है कि अभी भी रिसेंटली मुझे एक दोस्त मिला है, ये उनके बच्चों को हाई कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया था, बरी कर दिया था। सज़ाए मौत का केस था, वो सज़ाए मौत को तोड़ के उसे मतलब बरी कर दिया था। लेकिन चूँकि मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले थे और इन्होंने आगे इसके अगेंस्ट ये मुझे दिखा रहे हैं, अख्तर मुनीर वल्द अहमद जान है और दूसरा नेक मोहम्मद वल्द अहमद जान, इनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ा किया था सज़ाए मौत, और बाद में इनको हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो
پشاور ہائی کورٹ نے جب بری کیا تو انہیں جیل سے ریلیز ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کے آگے فیصلے کے اوپر انہوں نے مزید مطلب ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اسٹے لے لی. ابھی 5 سال سے یہ بندے بھی وجہ اور مطلب ان کو ریلیز ہونا چاہیے تھا جیل سے. اتنی مطلب ہٹ درمی ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آپ لوگ کے بیکورڈ ایریاز میں یہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ادھر اسلام آباد سے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ, ان کا علم میں نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, کیا پوزیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ. کیا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا, کیا وہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا؟ اگر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ رائٹس پروٹیکٹ کس نے کروانے ہیں؟ ہماری ان کورٹس نے کروانے ہیں, ہمارے ان ایجنسیز نے کروانے ہیں. ہمارے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پروٹیکشن بھی دیں, پلس ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیشن سے بچائیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ میم اگر اسلام آباد میں جو ابھی آپ کے کوئی بندے اریسٹ ہوئے تھے ان کی حد تک میں فری آف کاسٹ وکالت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں, اور اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی مطلب اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی میں ایز اے لائر اپنی خدمات سر انجام دوں گا. کچھ دوستوں کے قوائف میں نے یہاں سے اکٹھے بھی کیے ہیں جو کہ میں نے ٹائمنگ بھی دی ہے, اور انشاءاللہ ہوپ فلی میں مزید بھی ان کے اوپر ورک کروں گا, اور میری جتنی مطلب ایبلٹیز ہے وہ میں اپنی سرو کروں گا. لہذا مجھے تھوڑا سا یہ میڈم ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی چونکہ سپرسیڈ کر رہی ہیں ان سب کو, تو آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل اگر تھوڑی سی فراہم کر دیں. تھینک یو. جی تھینک یو ایڈوکیٹ صاحب. یہ ہے کہ 280 کے قریب جو طلباء انہوں نے گرفتار کیے تھے وہ سب رہا ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ان پر کیسز لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اپنے تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں, تو بار بار پیشی لگا کر ہمیں یہ خطرہ بھی ہے کہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. تو اگر اس چیز میں ہمیں آپ کی ضرورت ہو تو ضرور ہماری لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی. تھینک یو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام زاہد جہان ہے, میرا تعلق فاٹا سے ہے. میں آپ سب کے دکھ کو اور درد کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے خاندانوں کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے. آج آپ شکار ہیں, کل ہم شکار تھے, کل ہمارے گاؤں کے لوگ شکار تھے. وہ بھی پاکستانی ہیں, آپ بھی پاکستانی ہیں. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی غلط بھی ہے, کوئی بھی ملزم ہے, ان کو اگر کوئی پولیس والے یا فوجی پکڑتے بھی ہیں تو یہ آئین کے آرٹیکل 10 میں ہے کہ وہ ہمیں پیش کریں گے عدالت میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر, پر نہیں کرتے یہاں پہ. اور یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم جو نگران اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ پچھلے دنوں لاہور میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جواب دیا کہ اس میں دہشت گرد ہے. مجھے یہاں پہ کوئی دہشت گرد نظر نہیں آ رہا, یہ سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی دہشت گرد ہے وزیر اعظم صاحب, اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ ان کو پیش کریں, ان کو ثابت کریں. آپ یہ عدالتیں کس لیے ہیں, اس پہ ہمارے ملک کے پیسے کیوں لگ رہے ہیں؟ اسی لیے لگ رہے ہیں کہ سب کو انصاف ملے, سب کو اس انصاف کے نظام پہ اعتبار ہو. لیکن سیڈلی ٹو سے نہیں ہوتا یہاں پہ ایسا کچھ. یہ انفورس ڈسپیئرنس چلتی رہیں گی اور یہ ہم جیسے ہمارے خاندان, ہمارے بچے, ہمارے جو بزرگ ہے یہ اسی طرح رولتے رہیں گے. میرا سوال مارنگ بلوچ صاحبہ سے ہے, اس سے پہلے میں ان کو تو اپریشیٹ جتنا بھی کروں وہ کم ہے. لیکن آپ نے جس طرح بتایا ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ کے 12 دن ہو گئے اتنی سردی میں, میں ابھی کام پر رہا ہوں سردی کی وجہ سے, تو آپ رات کیسے گزارتی ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا بیٹھنا ہے صرف, یا کوئی اور آپ کا پلان کیا ہے, نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اور جہاں تک رہی بات ان فیملیز کی, تو بطور پاکستانی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا, نہ کر سکتا ہوں, بلکہ آپ کے سپورٹ کے لیے آ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں کہیں یا اس کے لیے آواز اٹھائے, تو میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہوں.
اور میں باقی بھی جدھر یہ پاکستانیوں کو میری ریکویسٹ ہے جو سن رہے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گر زد میں. یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے. یہ آگ آج ان کو لگی ہوئی ہے, کل کو ہمارے طرف پہنچے گی, ہمیں لگے گی یہ آگ, ہمارے گھروں سے اٹھائے جائیں گے. تو ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایٹ لیسٹ آپ سب نکلیں, یہاں آئیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی آواز بنیں. شکریہ. سوال پوچھا. دیکھیں ہم کب تک یہاں بیٹھیں گے یہ تو ریاست پر ڈپینڈ کرتا ہے. اتنی سردی میں جب آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم 12 دنوں سے, 12 دن نہیں ہے 41 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا اتنی سردی میں بغیر وسائل کے, بغیر کمبل کے, بغیر آگ کے یہاں بیٹھنے سے ہی ہم ریاست میں موجود اور جو عام شخص ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے, کہ یہاں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے, ان کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, انزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں. وہ دن میں اس کیمپ میں 4-5 بندے تو معمولی طور پر ایمبولینس میں جاتے ہیں اور ایڈمٹ ہوتے ہیں, لیکن ایڈمٹ ہونے کے بعد پھر سے یہاں آتے ہیں اور پھر سے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری تحریک چلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ گئے تو شاید یہ تحریک ختم ہو جائے گی, نہیں, کیونکہ یہ تحریک بلوچستان بھر کی تحریک ہے اور اب اس میں پاکستان کے دیگر جو اقوام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس تحریک کا انحصار اسٹیٹ پر کرتا ہے کہ وہ کب اپنی نسل کشی کی پالیسی کو بدلے گی. جب تک وہ نہیں بدلے گی تب تک لوگ ریزسٹ کریں گے. یہ کامن سینس ہے. آپ ایک قوم کو 75 سالوں سے ان کی قتل غارت کر رہے ہیں, ان کی نسل کشی کر رہے ہیں, اس کو ایک کالونی کی طرح آپ لوگوں نے ٹریٹ کر رہے ہیں, تو وہ قوم اس میں ریزسٹنس تو کرے گی. اور یہ ریزسٹنس ریئیکشن نہیں ہے, یہ ریزسٹنس ہے جس میں ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ریزسٹنس کو اسی طرح لے کر جائیں گے. تھینک یو. اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ڈاکٹر محرم بلوچ سے ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان سے یہاں تک آئی اور اپنی آواز ان مقتدرہ کو پہنچائی. کئی سوال ایک ہی جملے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے آئیے, آپ نے وہاں سے اپنی تحریک شروع کی ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کی آواز کو نہیں سنا گیا اور آپ کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنا آپ نے اپنے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے, اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ کس بنیاد پر وہ اس طرح کے جوابات دے رہے ہیں جس طرح آپ کے سوالوں کے, آپ کے تحریک کے اگینسٹ وہ جواب دے رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر کیا آپ کے مسئلے کو صحیح سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ میڈیا کیا کردار ادا کری ہے؟ کل تو ہم نے حامد میر صاحب کو سن لیا ہے, وہ یہاں پر آئے تھے, سب سے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میڈیا سے آپ کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, اور جمہوریت کا بھی یہی حسن ہے کہ سب مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے, تو کیا آپ بات چیت ان کے ساتھ کریں گی یا نہیں, یا آپ صرف یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمارے جو گرفتار شدہ افراد ہیں ان کو بس نکالا جائے, یا آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھینک یو. خیر, ظالم اور مظلوم کے درمیان تو بات چیت میرے خیال سے ایک بہت ہی کمپلیکس سوال ہے, اور کسی ادارے کی طرف سے ہمیں سنا جائے یا نہ سنا جائے, اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ اس پالیسی کو ختم کرے. سنجیدگی اس پالیسی کے ختم کرنے میں ہے, اور ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو جبری گمشدگی جیسے سنگین جو الزام غیر انسانی حقوق کے الزامات ہیں ان کو سولو کر سکے. اور ہم جو 42 دن سے یہ تحریک چلا رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے, انصاف کا مطالبہ, وہ وہی پہ ہے. لیکن ایک پالیسی وہ ہے جو اسٹیٹ نے اپنائی ہوئی ہے, جس کے مطابق جو پرائم منسٹر کا بیان تھا وہ یہی تھا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں بھی پاکستان سمپل یہ ہے کہ ظالم کے پاس وائلنس ہے, وہ اس طاقت کو استعمال کر رہی ہے, اور مظلوم کے پاس جو ہے نا اپنی عوامی سیاست کی طاقت ہے. تو ہماری بات چیت اگر
के चली हैं वो तहरीक भी यही कह रही है, हम बातचीत के लिए नेगोशिएशंस के लिए आए हैं, लेकिन नेगोशिएशंस का मतलब यही है कि सबसे पहले आप संजीदगी दिखाएं, सबसे पहले इस अमल को खुद रोकें। अभी भी 20 से ज़ायद अफराद को अभी 20 से ज़ायद अफराद को बलूचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा चुका है। हमारे दरमियान बातचीत का एक ही वो है कि वो अपनी पॉलिसी को बदल करे, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मेरा ताल्लुक़ फाटा से है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी हिम्मतों को दाद देना चाहता हूँ। इस सर्दी में आप यहाँ पर आए हैं, इसी कैफियत से हम भी गुजरे हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल पे आऊँगा। मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल यही है कि जो आपने या जो हमारे इलाके में जो तहरीक शुरू थी हुकूमत के ख़िलाफ़ को हो या जो मिसिंग पर्सन का मसला था, तो इसके बजाय अगर हम अपने सरदारों व डेरों के ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू कर दें तो आया ये उससे बेहतर ना था? क्योंकि आपके यहाँ भी बलूचिस्तान में और हमारे यहाँ भी कई ऐसे सरदार व डेरे जिनके अपनी निजी जेलें हैं, ज़ाती जेलें हैं। पिछले दिनों जो है काफ़ी वाक़या मशहूर हुआ था। तो आया यह तहरीक इनके बजाय अगर हम उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर ले तो इसके बेहतर नताइज बराबर नहीं हो सकते? जज़ाकल्लाह खैर। हेलो, सवाल किस? देखिए, हमारे ऊपर जो जब्र कर रहे हैं वो सरकारी सरदार है। उनको बनाने वाला भी सरकार है, उनको मसल्ला करने वाला भी सरकार है, उनको ये ताकत देने वाला भी सरकार है। एक चीज़ जो मैं बयान करना चाहती थी, बलूचिस्तान के बारे में 2 मिथ्स इन्होंने क्रिएट किए हैं। उन मिथ्स के जरिए वो रियासती जबर को जस्टिफाई करते हैं। कहा यह जाता है कि आपके सरदार से यही सवाल पूछेंगे कि वो सरदार तो आपके कौमी असम्बलियों में बैठे हैं, वो सरदार तो आपकी सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं। आप जब एक मासूम बालाच जो बेगुनाह था उसको ऐसा जुडिशली किल कर सकते हैं, अपने हिरासत में मार सकते हैं। आप जब वो बलोच तलबा जो यहाँ आपके शहर में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उनकी हरासमेंट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, तो इन सरदारों को क्यों नहीं रोकते हैं? क्या आपका रूल अफराज जो है ना सरदारों से अलग है? ये एक चीज जो ये लोग हमेशा बलूचिस्तान के बारे में इन्होंने एक मिथ क्रिएट की है कि कबायली सोसाइटी है, जाहिल लोग है, सरदार इन्होंने बनाए हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा सरदारी निज़ाम या कबायली सेटअप था वो संडेमन का लाया हुआ था, और उस संडेमन के लाए हुए सरदारी निज़ाम को पाकिस्तान ने उससे भी वर्ष तरीक़ेकार में बनाया है। ये सारे जो जितने सरदार हैं इनमें से कोई भी बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। अगर नुमाइंदगी करता तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते कि औरतें, बच्चे और ये खानदान जो है ना ऐसे बैठे हुए हैं। हमारी कबायली जो निज़ाम था उनको मसख करके एक ऐसी सूरत में लाया गया है जहाँ सरकारी सरदार को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उसको बनाने वाला हम उस प्रोसेस को बदलेंगे जिसकी वजह से सरदार को ताकत दी गई है, जिसकी वजह से सरकार को मुसल्ला किया गया है, जिसकी वजह से इन सरदारों को आकर हमारी जमीन में हम पर आगे किया गया है। जितने भी सरदार है वो सब के सब सरकारी है। और आज बलोच कौम की जो तहरीक चल रही है वो अवामी तहरीक है जिसमें बलोच कौम खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। थैंक यू। मेरा नाम दौलत है और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा 1 मिनट इंसान होके सोचें, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना पठान, सिर्फ 1 मिनट इंसान होके सोचें, अपनी आंखों से देखें, अपनी कानों से सुनें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के हाथों में एक पिक्चर है, एक फोटो है जो चीख के बता रहा है कि ये सब मजलूम है। आप खुद मुशाहिदा करें। और एक मेरे ज़हन में एक सवाल है, वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के जहन में यही सवाल है, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती, जिनमें शायद वो ये सोचने का मतलब उनमें ताकत ही नहीं है या पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं यही इसीलिए पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जान लें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिनके लोग लवाकिन लापता हुए, यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था शायद मेरे मुल्क बलूचिस्तान से लोग लापता हो रहे हैं। वहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा लोग लापता हो रहे हैं। मेरे खुद के घर से मेरे कज़न भी लापता हुआ है। 2015 में मेरे चाचा को कत्ल किया भी गया है। वो दुबई से आया था, दावत में गया था। हमारे साथ बेइंतहा ज़्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी मैं खुद उनमें शामिल हूँ यहाँ पे बैठे हुए लोगों में। लेकिन जो सवाल मेरे ज़हन में है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इतना ज़्यादा उलझन में डालता है। जब भी मैं ये सवाल खुद से पूछता हूँ तो कभी मैं खौफ का शिकार हो जाता हूँ।
यही सवाल मुझे बहुत ज़्यादा मायूस भी करता है। यही सवाल मैं समीदीन से पूछना चाहूँगा, शायद उसके पास जो जवाब है वो मुझे हिम्मत दे, वो मुझे ताकत दे। तो सवाल ये है, जितने भी लोग लापता हुए हैं 2 दहाइयों से, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है, इनको कौन लापता करता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है कि हम इस सवाल का जवाब खुद दें। जी जी, इन सब के पीछे जो भी है, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है। सुनो, इंटरप्ट ना करें, हम सब जानते हैं कौन है, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं, हम क्यों पूछें? क्योंकि इनके पीछे वो ताकत है, वो इतना ज्यादा जालिम है यहूदियों से भी, क्योंकि यहूदी जो कर रहे हैं दुनिया के सामने कर रहे हैं, मतलब दुनिया को बता रहे हैं। तो ये दो फेस वाले हैं, इनका असली जो शक्ल है ना वो छुपा हुआ है। ये पढ़ते कुरान है, नमाज भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, इसी कुरान की बेहुरमती भी करते हैं, इसी मुल्क में मतलब लोगों को लापता करते हैं, इस्लाम को खुद नहीं मानते। जो इस्लाम कहता है जुर्म करना गुनाह है, लापता करना गुनाह है, वही करते हैं। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ समीदीन से कि ये जो ताकत है, इतने सारे लोगों को इन लोगों ने लापता किया, क्या ये हार मानेगा? क्या ये बलोचों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये पख्तूनों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये जुल्म करना छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता। क्यों मुझे नहीं लगता? क्योंकि जो साजिद हुसैन स्वीडन में गया था, वो सच लिखता था, सच तहरीर करता था, उसको वहां से लापता किया गया, उसको कत्ल किया गया और फिर कहा गया उसने सुसाइड की थी। फिर बानो करीना को टोरंटो से कत्ल किया गया, फिर कहा गया उसने सुसाइड की थी। तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो ना। तो यही सवाल मैं बहुत, आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने इतना ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, मायूस करता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि 20 सालों से लोगों को लापता कर रहे हैं और उस रियासत से हम इंसाफ की कैसे उम्मीद करें। एक चीज़ मैं बतौर एक लापता अफराद की बेटी, जिनके वालिद गुज़िश्ता 15 सालों से लापता हैं, मैं समझती हूँ कि जालिम के हाथ खुले नहीं छोड़ने हैं। जालिम के जो जुल्म करती है उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ बोलना है, निकलना है। जब हम जालिम जुल्म करेगी और हम मजलूम खुद को समझकर घरों में बैठ जाएंगे, तो ये जो है जालिम को मजीद अपने जुल्म को जारी रखने की बढ़ावा देगी। इस वजह से हम बलूचिस्तान के वो लोग हैं कि हमें जो है अपनी लोरियों में भी बगावत करना सिखाते हैं, मुजाहिमत करना सिखाते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, अपने हक के लिए मरना सिखाते हैं। तो हम वो लोग हैं जिनके घरों से सालों साल लोगों को लापता किया जाता है, उनके घर वालों को कोई नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो इस हालत में एक बेटी के लिए या एक बीवी के लिए, एक बहन, एक माँ के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सड़कों पर आए और एहतजाज करे। और जहाँ तक इंसाफ की बात है, हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी जो है तरीक़ेकार आजमाए हैं। हमने इन 14-15 सालों में वो तमाम तरीका आजमाया है। ये जितने भी यहाँ पर लवाकिन हैं, तमाम वो अदालती तरीक़ाकार आजमाया है जहाँ पर हमें इंसाफ मिल सकती है। लेकिन रियासत इंसाफ देगी या नहीं देगी, हम इस बिना पर सड़कों पर नहीं आते। हम सिर्फ इस बिना पर सड़कों पर आते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बगावत करेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। और यही वजह है कि हमें हर बार मायूसी के बाद उम्मीद देती है। यही वजह है कि हमें हर बार जो है, हम जब अपने इलाकों में, अपने घरों में जाते हैं तो हमें वापस सड़कों पर लाती है। यही वो उम्मीद है और यही वो तरबियत है। शुक्रिया। मेरा नाम है नियाज बलोच और बेसिकली मैं मस्तूम से हूँ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और मीडिया स्टडी में मैं छोटा सा एक साफ़ी हूँ। लेकिन यहाँ पे जितने भी लवाकिन बैठे हुए हैं, इनके दर्द को मैं बहुत करीब से महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस कर्ब से गुजरा हुआ हूँ। संगत सना का फैमिली मेंबर हूँ और डॉक्टर मारंग साहिबा और इसकी जो फोर्स है, समीदीन बलोच, सायरा, माजेब, बीबो बलोच, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको इतना डराया गया और हमारी ये सिस्टर्स ने बाजू बना हुआ है अपने मर्दों के लिए।
مجھے ان پہ بہت زیادہ فخر ہے، لیکن ان کی اس چیز کو میں داد دیتا ہوں کہ کریڈٹ اپنے سر پہ یہ نہیں لیتی ہے، کریڈٹ ان لواحقین کو دیتی ہے یہ کیمپ کی جو انہوں نے لگائی ہے۔ جسٹ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر مارنگ سے، کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے یہاں پر ایک خاتون آئی تھی صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر مارنگ کی گود میں میں نے رکھی ہے۔ وہ پری پلانڈ آئی تھی، پروپیگنڈا کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرا یہ سوال صرف جسٹ ڈاکٹر مارنگ سمیدین سے نہیں، صبغت اللہ سے نہیں، یہ سب سے ہے جہاں جتنے بزرگ عالم قاری بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب کو مارو تاڑو پھاڑو، کسی کا اکلوتا بیٹا چھین لو پھر مجھے لے جاؤ، سب کچھ معاف ہے؟ صرف اس چیز کو میرے لیے ایکسپلین کرو۔ قرآن کے اوپر ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے رہے، قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر ہمارا جو نسل کشی ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ جسٹ یہ سوال ہے میرا۔ آپ کا جو کوشچن جہاں تک میں نے سمجھا، وہ جو خاتون آئی تھی قرآن ہمارے گود میں رکھ کے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ میں واضح کروں کہ ریاست نے ہر وقت بلوچ کو صرف قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، کیونکہ بلوچ کے دل میں قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ایک دن کب میں یہاں پہ نواب نوروز خان کا بتا رہا تھا کہ انہیں قرآن مجید دکھایا گیا اور اس نے قرآن مجید کا احترام کیا، نیچے اترا اور اسے سارے بچے اس کے پانسی پہ چلے گئے، اسے پتا تھا کہ نیچے اتروں گا میرے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ آج تک بھی اسی پروگرام پہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بلوچ کچھ کرے اور ہم انہیں قرآن دکھائیں، لیکن اس ریاست میں قرآن کے ساتھ جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ کاہان میں ایک واقعہ ہوا تھا، شاید آپ لوگوں کو اس کا علم ہو، کوئٹہ کاہان میں ایک خاتون نے جب فورسز نے اٹیک کیا تھا تو ایک خاتون نے قرآن مجید اٹھایا تھا اور آرمی والوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا ایسے۔ آرمی والوں نے جو گولی چلایا وہ قرآن شریف کو لگتا ہے، اس کے بعد اس کے گلے کو لگتا ہے، وہیں پہ وہ بیچاری شہید ہوتی ہے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا۔ یہ قرآن کی عزت ہے اس ریاست میں، اور آ کے ہمیں قرآن دکھاتے ہیں کہ اس کا احترام کریں۔ اچھا، قرآن یہاں جب لال مسجد پہ اٹیک ہوا تھا، شاید آج بھی یوٹیوب میں اس کے ویڈیوز موجود ہوں، قرآن مجید کے صفحے یہاں اسلام آباد کی گلیوں میں اڑ رہے تھے اور ان میں آگ لگی ہوئی تھی، بالکل جل رہے تھے، اور یہ جو آرمی تھی نا پاکستان کی، نعرے تک بھی دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر، پھینکو لال مسجد پہ بم۔ یہ ان کے پاس قرآن کا اور مسجد کا اور اسلام کا احترام ہے۔ تو یہ مذاق ہے، یہ قرآن مجید ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حقیقت میں ان کے دل میں قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ ہم تو قربان ہیں قرآن پہ، بلوچ کے پاس ہے قرآن کی اہمیت، ہمارے ہر گھر میں ہے، بوسہ دیتے ہیں انہیں ہر بار، قرآن صبح نکلتے ہوئے بھی اور گھر آتے ہوئے بھی پڑھتے بھی ہیں قرآن مجید۔ یہاں ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہم سے آپ سنیں تو ہمیں 20-30 صورتیں ضرور یاد ہوں گی، لیکن یہاں پنجاب میں گھومے کسی سے پوچھیں آپ کا پیغمبر کون ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے۔ ہمیں قرآن کے نام پہ بار بار دھوکہ دیتے ہیں، اب اس لیے یہ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے کہ ان کو جا کے دھوکہ دے دو، قرآن دکھاؤ کہ جی قرآن کے نام پہ اٹھے، قرآن پہ ہم قربان ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو آ کے ہمیں کلام شریف دکھاتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں، مذاق کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنا ہوگا ہم اٹھیں گے۔ یہ الحمدللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ یہاں پہ کئی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ انہیں دیکھ کے یہاں کھڑے رہے، کچھ دیر بعد قرآن مجید اٹھا کے یہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہیں پہ پڑھ رہے ہیں، یہ احترام ہے۔ لیکن جو قرآن مجید لے کے آئے تھی، اس کا اگر آپ شکل دیکھیں وہ لگتا ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن شریف جو دیا گیا تھا وہ قرآن شریف کی بے حرمتی نہیں تھی، جس کو قرآن مجید دے کے انہوں نے بھیجا تھا، میرے خیال میں قرآن مجید کی بے حرمتی تھی کہ کسی دیکھ کے تم لوگوں نے بھیجا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن کا احترام ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے بالکل کئی گنا زیادہ جانتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کا احترام ہے وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ کتنا ہم اس کے لیے تو پانسیوں پہ بھی چڑھے ہیں نا، ہماری تاریخ ہے، لیکن یہ ہمیں اب اس طرح آ کے دھوکہ نہیں دے سکتے کہ جی ہم قرآن آئے اور آپ پہ بنوائے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اسامہ ہے، میں ضلع سے ہوں۔ میرا ڈاکٹر مرن، سب سے پہلے میں ڈاکٹر مرن
को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने हमें हमें जगाया है। हम बुज़दिल कौम हैं। मैं भी डेरा गाजी खान से मतलब बलूचिस्तान से चंद किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन हमारे इलाके में पहले कभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। जब डॉक्टर मारंग साहब ने जब से ये तहरीक चलाई है, हमें बहुत मतलब हम बुज़दिल थे बहुत। अब हमें इस हम बुज़दिल हम अब जाग चुके हैं। इसके बाद में डॉक्टर मारंग साहब से ये सवाल है कि हमारा फेडरल मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से है, हमारा वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से है और चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से है। ये लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे, पहले ये मीडिया को कहते कि बलूचिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाएं। जब ये अब इक़्तिदार में आ गए, ये क्यों अपनी लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और अपने उनको हकूक़ नहीं दे रहे हैं, उन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमने अपने वज़ीर आज़म को सिर्फ सेल्फी बनाने के अलावा कहीं नहीं देखा। उसके बाद सेल्फी पे देखा है कि ये कभी कहाँ सेल्फियाँ बना रहे हैं। उनको इन मजलूमों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं चंद घंटे यहाँ आया हूँ, मुझे इतना सर्दी लगी है। शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? ये क्या इनको फ़ौज ने यहाँ लाया है, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और चीफ जस्टिस को? क्या? शुक्रिया, मेरा यही सवाल था आपसे डॉक्टर साहब। जब से हम इस्लामाबाद आए हैं तो मुतअद्दिद बार साफ़ी हज़रात का भी सवाल ये रहा है कि चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आला भी बलूचिस्तान का है और चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह एक लापता अफराद के ऊपर सियासत की जाती है, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर सियासत की जाती है, तो उसी तरह बलूचिस्तान में होने वाले रास्ती जबर को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद को अपने अदारों में बड़ी बड़ी पोस्टें तो दे देते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई बलोच जो है ना, अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को रोक सकता है। रोकना तो उसको चाहिए था, उसका ताल्लुक़ वो बलोच हो या ना हो, बलूचिस्तान से हो या ना हो, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिस ओहदे का वो जिम्मेदार है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है। जिस आइन का उसने ओथ लिया है उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है। चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों, जबरी गुमशुदगियों और जो मसक शुदा लाशें हैं उनका एहसास होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना यहाँ सर्दी में पड़े रहें या लवाकिन जो है ना 42 डेज से यहाँ बैठे रहे। एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस मुल्क में एक भी शख्स गुमशुदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको प्रोड्यूस कर सके। और उस दिन जब शहीद बालाज को सेशन कोर्ट में पेश किया गया और सेशन कोर्ट के बाद 2 दिन के बाद उसकी मसक शुदा लाश उसके ख़ानदान को दी गई, मेरे ख्याल से इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के तमाम वकला ने जो है ना बाइकाट का ऐलान करते, लेकिन अफसोस उनकी जंग भी हमें लड़नी पड़ रही है। वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो इंसाफ का वो लोग वोट लेते हैं, वो वोट उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है। और मेरे ख्याल से ये सवाल अब उनसे भी जाता है, और मैं बारहा कह चुकी हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तबके हैं, एक जालिम है और एक मजलूम है। हम मजलूम को अक़वाम हैं और जो भी इसके अलावा जितने भी अहदेदार हैं वो जालिम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इंसाफ फराम करने में एट द फर्स्ट प्लेस ही नाकाम हो चुके, इंसाफ फरामी को छोड़े, वो तो ये कंसिडर कर रहे हैं, वो ये बावर कराना चाहते हैं। एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, एक माँ जिसने उसको संभालने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाई, वो डर या वो खौफ, एक बलोच माँ रात के 5 या 6 बजे तक अगर उसका बेटा घर नहीं आता है तो उसको बुखार चढ़ जाता है, वो परेशानी में अपने सहन में घूमती रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है। और उस बेटे को ये लोग लापता कर देते हैं और उस बेटे को वो समझ भी नहीं पाती है कि उसका बेटा कहाँ है। तो ये अलमिया है हमारे लिए, ये हम सब के लिए अलमिया है। और मैं समझती हूँ कि ये रियासत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस इतने बड़े संगीन मसले को हल करने के लिए। और उनका कहना यह है कि वो उस माँ से ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा था ही नहीं।
अच्छा 10 साल की बात है, 10 साल वाला मसला हम हल नहीं करेंगे। 15 साल की बात है, 15 साल वाला मसला हल नहीं करेंगे। ये उनकी संजीदगी है कि वो एक माँ को ये कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे को गोद से हमने अब तुम्हारे बेटे को जो खींच कर लेकर गए थे, तुम ये भूल जाओ। अगर तुम्हें इस रियासत के साथ वफादारी निभानी है तो अपने बेटे को भूल जाओ, उसकी मशक़शुदा लाश को भूल जाओ। एक बीवी से ये कहते हैं कि जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने का सफर तय किया था और वादा किया था, उसको भूल जाओ। तो ये एक शायद मीडिया है और शायद ये पीछे बैठे हुए लोग या हम लोग, आप लोगों को शायद आज ये एहसास हो रहा है कि सर्दी में हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, लेकिन यकीन करें अल्फाज नहीं है जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की और उनके विक्टिम फैमिलीज के उस दर्द और उस तकालीफ को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। ना जो लोग इसका शिकार हुए हैं वो भी इस बात को कभी समझ नहीं सकते कि कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। एक चीज ये होती है कि आपका प्यारा चला जाए, एक चीज वो होती है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, वो किस अजियत में है, वो किस तकालीफ में है। थैंक यू। तोसा शरीफ का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इधर धरने में बैठे हुए हैं, हिस्सा ले हैं धरने में, इस तरह हम इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते कि अपने जो हमारे यहाँ सरदार हैं, जो फौज के और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उनके खिलाफ हम इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? अगर इलेक्शन में हिस्सा ले के अगर हम सीट जीत के अगर हम एहतजाज के तौर पे उनमें हल्फ ना उठाएं तो वो भी हुकूमत के तो इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल दुनिया को सही मैसेज जाएगा कि अगर हम जीत के अगर हिस्सा नहीं लेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे असेंबली में। मिनवा, जहाँ तक आपका सवाल समझ पाए हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे, आप असेंबलियों में पहुँचे अपने मसले हल करें, शायद आप यही कहना चाहते हैं। वैसे बलूचिस्तान की जो ग्राउंड है ओवरऑल में अगर आपको बता दूँ, 80 से 90% लोग तो तकरीबन इस चीज़ के हक में नहीं हैं कि वहाँ जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन सबको पता है बोगस है। मैं यहाँ इस वक्त बैठा हुआ हूँ, आपको पहले से ही मैं बताऊँगा कि मेरे इलाके से MPA कौन है, MLA कौन है। इवन एक दो नाम जो जहन में होंगे मैं आपको ये भी पहले से बता दूँगा कि हो सकता है वज़ीर आला इनमें से दोनों में से कोई हो, क्योंकि हमें पहले से पता होता है। वहाँ हमारे वहाँ इलेक्शन की हालत ये है, जो डब्बे आते हैं ना, डब्बे, उनमें पहले से वोट भरे हुए होते हैं। अगर ऐसे उनको हिलाएं तो पता चलेगा कि उनके अंदर कितना वोट है, बराए नाम कुछ अच्छा है। और एक दूसरे जो कैंडिडेट है उनका तो बाकायदा जो डब्बा है वोट से भरा हुआ है, वो डीसी ऑफिस के सामने ऊपर घूमता है, जब वोटों की ज़रूरत होती है वो उतर जाता है। और हमारे पास वोट मजाक है। बलूचिस्तान में इलेक्शन कभी हुए ही नहीं है, सिलेक्शन है। जब से हम देख रहे हैं बिल्कुल सिलेक्शन है, और ये छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं अपने मनपसंद बंदे। आज अपने, हालांकि ये अपने इस काम से बिल्कुल पशेमान भी हैं, लेकिन अब वो लोग आना नहीं चाहते हैं जो हकीकत में ग्राउंड में मौजूद हैं, जो मसाइल हल करना चाहते हैं। आए अभी भी 2-3 बंदे आए थे हमारे पास मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन में खड़े, उन्हें भी मैंने अभी यही सवाल किया कि आप इलेक्शन में खड़े क्यों हैं? कहते हैं अगर हम ना हो तो ग्राउंड खाली होगा और दूसरे तीसरे आएंगे। मैंने कहा दूसरे तीसरों को तो वैसे भी आना है। मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, बलूचिस्तान में हमारे इदारे कभी भी ये नहीं छोड़ेंगे कि जो वहाँ के असल नुमाइंदे हैं वो पहुँचे, और जो असल में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ जिनको भेजा जाता है वहाँ पे फिर उनको बिल्कुल वो गूंगा कर दिया जाता है। हमारे ऐसे एमएलए गुजरे हैं इस असेंबली में, 5-5 साल उन्होंने सिर्फ हाल पुटाया है। असेंबली में उनकी एक तकरीर भी नहीं है, 5-5 साल यहाँ गुजार के वापस गए हैं। अब ये इसको आप नुमाइंदा कहते हैं, बस वहाँ से भेज देते हैं कि जी फलाने का बंदा है, पैसे वाले बंदे हैं, असर रसूख वाले बंदे हैं, इदारों के बंदे हैं, बस उनको ले आते हैं। सिंपल यही कहूँगा लास्ट में कि हमारे पास बलूचिस्तान में इलेक्शन मजाक है। जो असल ग्राउंड के लोग हैं वो यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है।
وہ یہی سمجھتے ہیں. باقی یہی جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی فیملیز میں سے کل یہاں ایک ساتھی آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں کونسلر ہوں, لیکن ان کا بھی بھائی غائب تھا, وہ اسی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہے. تو مطلب ہیں جیسے لوگ کے بیچارے جاتے ہیں وہاں لیکن وہ بے بس ہو کے پھر واپس نکلتے ہیں اور ان کا کوئی وہاں درد کا مداوا ہے نہیں. دیکھیے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. ہم سے کچھ بول نہیں سکتے, بس ہم اتنا بولتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ہے. مرنگ ہے کمڑنگ ہے نام بھی بہت مشکل ہے کہ ہم لوگوں میں اتنا طاقت آ جائے, غیرت آ جائے. انشاءاللہ اس کا چوتھا حصہ بھی آ جائے نا, انشاءاللہ یہ پورا گڑبڑ ختم ہوئے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ مرنگا جیسا غیرت ہم لوگوں میں آ جائے. ایک ٹکڑا بھی آ جائے نا, انشاءاللہ اللہ پاک فیصلے کرے گا. باقی ہر آدمی سوچے نا, جو منہ پہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں, میرا بیٹا بیمار ہو جائے, خدا کی قسم لاکھوں روپے منٹوں میں پیدا کر سکتا ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہم سوچے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا. مرنگا کو خدا توفیق دے کہ اور بھی دلیر بن جائے. اب میں باقی لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس لیے ہم اس پروگرام کو ابھی ختم کرتے ہیں اور آگے آپ لوگوں کی خاطر اس طرح کے اور بھی پروگرام رکھیں گے. بہت شکریہ.